नमस्कार। स्टोरी डेस्क में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं यशपाल की कहानी कुत्ते की पूंछ। श्रीमती जी कई दिन से कह रही थी, उल्टी बयार फिल्म की बहुत चर्चा है, चलो चल के देख लेते हैं। देख आने में ऐतराज ना था, परंतु सिनेमा शुरू होने के समय अर्थात 6:30 बजे तक तो दफ्तर के काम से ही मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। दूसरे शो में जाने का मतलब है कि बहुत देर में सोना, कम सोना और अगले दिन काम ठीक से न कर सकना। लेकिन जब उल्टी बयार को 7वां हफ्ता लग गया तो यह मान लेना पड़ा कि फिल्म अवश्य ही देखने लायक होगी। रात 12:30 बजे सिनेमा हॉल से निकलने पर तांगे का दर कुछ बढ़ जाता है। आने दो आने में कुछ बन बिगड़ नहीं जाता, लेकिन तांगे वाले के सामने अपनी बात रखने के लिए कहा, नहीं पैदल ही चलेंगे, चांदनी रात है, गनीमत से 4 कदम चलने का मौका मिला है। उजली चांदनी में सूनी सड़क पर सामने चलती जाती अपनी बौनी परछाई पर कदम रखते हुए चले जा रहे थे। जिक्र था फिल्म में कहाँ तक स्वाभाविकता है और कितनी कला है। कला के विषय में स्त्रियों से भी बात की जा सकती है, खासकर जब परिचय नया हो, परंतु स्वयं अपनी स्त्री से, जिसे आदमी रंग रोए से पहचानता हो, बहस या विचार, अदल बदल, लेन देन, विनिमय का क्या मूल्य। श्रीमती को शिकायत है, दुनिया भर के सैकड़ों लोगों से बहस करके भी मैं उनसे कभी बहस नहीं करता। मैं उन्हें किसी योग्य नहीं समझता। इस अभियोग का बहुत माकूल जवाब मैंने सोच डाला। जिस आदमी से विचारों की पूर्ण एकता हो, उससे बहस कैसी। इस उत्तर से श्रीमती को बहुत दिन तक संतोष रहा कि चतुर समझे जाने वाले पति के समान विचार के कारण वे भी चतुर हैं। परंतु दूसरों पर बहस की संगीन चला सकने के लिए पति नाम के रेत के बोरे पर कुछ अभ्यास करना भी तो जरूरी होता है। इसीलिए एक दिन खींच कर बोली, बहस ना सही, आदमी बात तो करता है, हमसे कभी कोई बात ही नहीं करता। सो पति होने का टैक्स चुकाने के लिए अपनी स्त्री के साथ कला का जिक्र कर चांदनी रात का खून हो रहा था। मैं कह रहा था और वे हूं हूं करके हामी भर रही थी। अचानक वे पुकार उठी, यह देखा। स्त्री के सामने कला की बात करने की अपनी समझदारी पर मैं दांत पीस कर रह गया। सोचा वह बात हुई कि राजा कहानी कहे और रानी जूं टटोले। देखा, हलवाई की दुकान थी, सौदा उठ चुका था। बिजली का एक बल्ब अभी भी जल रहा था। लाला दुकान के तख्त पर चिलम उलट कर दीवार से लगे औंधा रहे थे। नीचे सड़क पर कढ़ाई ईंट के सहारे टिकाकर रखी गई थी। उसे मांजने के प्रयत्न में एक छोटी उम्र का लड़का उसी में सो गया था। कालिक से भरा जूना उसके हाथ में थमा था और उसकी बाह फैली हुई थी। दूसरा हाथ कड़े को थामे था। कढ़ाई को घिसते घिसते लड़का औंधा गया और फैली हुई बाह पर सिर रखकर सो गया। एक कुत्ता कढ़ाई के किनारे बच रही मलाई को चाट रहा था। मैं देखकर परिस्थिति समझने का यत्न कर रहा था कि श्रीमती जी ने पिघले हुए स्वर में क्रोध का पुट देकर कहा, देखते हो जुल्म, क्या तो बच्चे की उम्र है और रात के 1 बजे तक यह कढ़ाई, जिसे वह हिला नहीं सकता, उससे मजाई जा रही है। मेरी बाह में डाले हुए हाथ पर बोझ दे वे कढ़ाई पर झुक गईं और लड़के की बाह को हिलाकर उसे पुचकार कर उठाने लगी। लड़का नींद से चौंक कर झपाटे से कढ़ाई में जूने के रगड़े लगाने लगा, परंतु श्रीमती जी के पुचकारने से उसने नींद भरी आंख उठाकर उनकी ओर देखा। मेरी इस बात को अपने समझने योग्य भाषा में प्रकट करने के लिए वे बोली, हाय, कैसे पत्थर दिल होते हैं जो इस उम्र के बच्चों को इस तरह बेच डालते हैं। और इस राक्षस को देखो, बच्चों को मेहनत पर लगाकर खुद सो रहा है। फिर बच्चे को पुचकार कर साथ चलने के लिए पुकारने लगी। इस गुल गपाड़े से लाला की आंख खुल गई। नींद से भरी लाल आंखों को झपकाते हुए लाला देखने लगे, पर इससे पहले कि वे कुछ समझे या बोल पाए, श्रीमती जी लड़के का हाथ थामकर ले चली। फिल्म और कला की चर्चा श्रीमती जी की करुणा और क्रोध के प्रवाह में डूब गई। कानूनी पेशा होने के कारण कानून की इज्जत का ख्याल आया। समझाया, कम उम्र बच्चों को उसके माँ बाप की अनुमति के बिना इस प्रकार खींच ले जाने से पुलिस के झंझट में पड़ना होगा। राजा और समाज के कानून से जबरदस्त कानून है स्त्रियों का। पति को बिना किसी हील हुज्जत के स्त्री के सब हुक्म मानने ही पड़ते हैं।
श्रीमती जी ने अपना कानून अड़ाकर कहा, इसके माँ बाप आकर ले जाएंगे, हम कोई लड़के को भगाए थोड़े ही लिए जा रहे हैं। लड़के पर इस तरह जुल्म करने का किसी को क्या हक है? यह भी कोई कानून है? लाला आंखें झपकाते रहे और हम उस लड़के को लिए चले आए। लाला बोले क्यों नहीं? कह नहीं सकता, शायद कोई बड़ा सरकारी अफसर समझकर वह चुप रह गए हों। लड़के से पूछने पर मालूम हुआ कि दरअसल उसके माँ बाप थे नहीं, कोई उसका दूर का रिश्तेदार उसे लाला के यहाँ छोड़ गया था। दूसरे रोज लाला बंगले के अहाते में हाजिर हुए और बोले कि यो तो आप माई बाप हैं, लेकिन यह मेम साहब की ज्यादती है। लड़के के बाप की तरफ लाला के 60 रुपए आते थे और वह मर गया। लाला उल्टे और अपनी गांठ से लड़के को खिला पहनाकर पाल पोस रहे थे। लड़के की उम्र ही क्या है कि वह कुछ काम करेगा। ऐसे ही दुकान पर चीज धर उठा देता था, सो मेम साहब उसे भी उठा लाई। लाला बेचारे पर जुल्म ही जुल्म है। उन्हें उनके 60 रुपए दिला दिए जाएं, सूद वे छोड़ देने को तैयार हैं, या फिर लड़का ही उनके पास रहे। बरामदे के फर्श पर जूते की ऊंची एड़ी पटक भौं चढ़ाकर श्रीमती जी ने कहा, ऑल राइट। इसके बाद शायद वे कहना चाहती थी कि 60 रुपए ले जाओ। परिस्थिति नाजुक देख बीच में बोलना पड़ा, लाला जो हुआ अब चले जाओ, वरना लड़का भगाने और बच्चों के प्रति निर्दयता के जुर्म में तुम गिरफ्तार हो जाओगे। अहाते के बाहर जाते हुए लाला की पीठ से नजर उठाकर श्रीमती जी ने विजय गर्व से मेरी ओर देखा। उनका अभिप्राय था, देखा तुम तो खामखा डर रहे थे, हमने कैसे सब मामला ठीक कर दिया, तुम कुछ भी समझ नहीं सकते। लड़के का नाम था हरुआ। श्रीमती जी ने कहा, यह नाम ठीक नहीं, नाम होना चाहिए हरीश। लड़के की कमर पर केवल एक अंगूछा मात्र था और शेष शरीर ढका हुआ था मैल के आवरण से। सिर के बाल गर्दन और कानों पर लटक रहे थे। लाइफ बॉय साबुन की झाग में धुल धुल कर वह मैल बह गया और हरीश सावला सलोना बालक निकल आया। दरबान के साथ सैलून में भेजकर उसके बाल भी छटवा दिए गए। बीशु के लिए नई कंघी मंगाकर पुरानी हरीश के बालों में लगा दी गई। बीशु के कपड़े भी हरीश के काम आ सकते थे, परंतु लड़कों में 4 बरस का अंतर तो काफी रहता है। खैर जो भी हो, हफ्ते भर में हरीश के लिए नेवी कट कॉलर के 3 कमीज और निकर सिल गए। उसके असुविधा अनुभव करने पर भी उसे जुराब और जूता पहनना पड़ा। श्रीमती जी ने गंभीरता से कहा, उसके शरीर में भी वैसा ही रक्तमांस है जैसा कि किसी और के शरीर में। उनका अभिप्राय था अपने पेट के लड़के बीशु से, परंतु इसका कारण था कि बीशु आखिर पुत्र तो मेरा भी है। उन्होंने कहा, उसके भी दिमाग है, वह भी मनुष्य प्राणी है और उसे मनुष्य बनाना भी हमारा कर्तव्य है। हरीश के कोई काम स्वयं कर देने पर प्रसन्नता के समय वे मेरा ध्यान आकर्षित कर कहती, लड़के में स्वाभाविक प्रतिभा है, यदि उसे अवसर मिले तो वह क्या नहीं कर सकेगा। हाँ, उस मजदूर का क्या नाम था जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया था? मौका मिले तो आदमी उन्नति कर क्यों नहीं सकता? 4 वर्ष की आयु ऐसी नहीं जिसमें अधिकार का गर्व ना हो सके या श्रेणी विशिष्टता का भाव ना हो। अपनी जगह पर अपने से नीची स्थिति के बालक को अधिकार जमाते देख और अपनी माँ को दूसरे के सिर पर हाथ फेरते देख और हरीश को अपनी संपत्ति का प्रयोग करते देख बीशु को ईर्ष्या होने लगती। रोनी सूरत बनाकर वह होंठ लटका लेता या हाथ में थमी किसी चीज से हरीश को मारने का प्रयत्न करने लगता। श्रीमती जी को सब बातों में गरीबी और मनुष्यता का अपमान दिखाई देता। गंभीरता से वे बीशु को ऐसा अन्याय करने से रोकती और हरीश का साहस बढ़ाकर उसे अपने आप को किसी से कम न समझने का उपदेश देती। हरीश बात बात में सहमता, सकपकाता, पास बैठने के बजाय दूर चला जाता और उसकी आंखों में बीशु के खिलौनों के लोभ की झलक दिखाई देती रहती। श्रीमती जी उसे संतुष्ट कर उसका भय मिटाकर उसे बीशु के साथ समानता के दर्जे पर लाने का प्रयत्न करती। कई दफे उन्होंने शिकायत की कि मेरे स्वर में हरीश के लिए वह अपनापन क्यों नहीं आ पाता जो आना चाहिए, जैसा कि बीशु के लिए है। इस मामले में कानून का हवाला या वकालत की जिरह मेरी मदद नहीं कर सकती, इसलिए चुप रहने के सिवा कोई चारा न था।
हरीश के प्रति सहानुभूति, उसे मनुष्य बनाने की इच्छा रखते हुए भी मैं श्रीमती जी को इस बात का विश्वास दिला न सका। हरीश के प्रति उनकी वत्सलता और प्रेम मेरी पहुंच से एक बालिस्त ऊंचा ही रहता। श्रीमती जी को शिकायत थी कि हरीश आकर अधिकार से उनके पास क्यों नहीं जरूरत की चीज के लिए जिद करता है। उन्हें ख्याल था कि इन सब का कारण मेरा भय ही था। एक दिन बुद्धिमानी और गहरी सोच की बात करने के लिए उन्होंने सुनाकर कहा, पुरुष सिद्धांत और तर्क की लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, परंतु हृदय को खोलकर फैला देना उनके लिए कठिन है। सोचा श्रीमती जी को समानता की भावना के लिए उत्साहित कर उन्हें अपना बड़प्पन अनुभव कराने के लिए मैं अवसर पेश नहीं कर पाता हूँ। यही मेरा कसूर है। एक रियासत के मुकदमे में सोहराबजी का जूनियर बनाकर केदारपुर जाना पड़ा। उम्र बढ़ जाने पर प्रणय का अंकुश तो उतना तीव्र नहीं रहता, पर घर की याद जवानी से भी अधिक सताती है। कारण है शरीर का अभ्यास, समय और स्थान, आवश्यकता की वस्तु का सहज मिल जाना, जो कि विदेश में नहीं हो सकता। केदारपुर में मुझे लग गए 4 मास। औसत आमदनी से 2.5 गुना आमदनी के लोभ ने सब असुविधाओं को परास्त कर दिया। घर से संबंध था केवल श्रीमती जी के पत्र द्वारा। कभी कभी सप्ताह में 1 पत्र और कभी सप्ताह में 3 आते। बीशु को जुकाम हो जाने पर 1 सप्ताह में 4 पत्र भी आए। आरंभ के पत्रों में हरीश का जिक्र भी पैराग्राफ में रहता था और दूसरे पैराग्राफ में उसके संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा। सोचा मेरी गैर हाजिरी में मेरी अनुदारता से मुक्ति पाकर लड़का तीव्र गति से मनुष्य बन जाएगा। कुछ पत्रों के बाद हरीश की खबरों की सरगर्मी कम हो गई। फिर शिकायत हुई कि वह पढ़ने लिखने की ओर मन न लगाकर गली में मैले कुचैले लड़कों के साथ खेलता रहता है। बाद में खबर आई कि वह कहना नहीं मानता, स्वभाव का बहुत जिद्दी है, बहुत सुस्त दिमाग है, हर समय कुछ खाते रहना चाहता है। इसी से उसका हाजमा भी ठीक नहीं रहता। लौट कर आने पर बैठा ही था कि श्रीमती जी ने शिकायत की, सचमुच तुम बड़े अजीब आदमी हो। हम यहाँ फिक्र में मरते रहे और तुमसे खत तक नहीं लिखा जा सकता। ऐसी भी क्या बेपरवाही। यहाँ यह मुसीबत की लड़के को खांसी हो गई, 3 दफे डॉक्टर को बुलवाना था। घर में सिर्फ 2 तो नौकर हैं, वे घर का काम करें या डॉक्टर को बुलाने जाएं। अब इस लड़के को देखो। हरीश की ओर संकेत करके जरा डॉक्टर बुलाने भेजा तो सुबह से दोपहर तक गलियों में खेलता फिरा और डॉक्टर का घर इसे मिला ही नहीं। डॉक्टर जमील को शहर में कौन नहीं जानता। हरीश बीशु को गोद में लिए श्रीमती जी की ओर सहमता हुआ मेरे समीप आना चाहता था। इस उम्र में भी आदमी इतना चालाक कैसे हो सकता है। हरीश को बीशु से इतना अधिक स्नेह हो गया था या वह उसे इसलिए उठाया था कि उसे संभाले रहने पर उसे खाली खेलते रहने के कारण डांट ना पड़े। उसकी ओर देखकर श्रीमती जी ने कहा, अरे उसे खेलने क्यों नहीं देता? तुझे कई दफे तो कहा गुसल खाने में गीले कपड़े पड़े हैं, उन्हें ऊपर सूखने के लिए डाला। हरीश महफिल से यूं निकाले जाने के कारण अपनी कातर आंखों से पीछे की ओर देखता चला गया। कुछ ही देर में वह फिर हाजिर हो गया। उसकी ओर देख श्रीमती जी ने कहा, हरीश जाओ देखो, पानी लेकर खस की टट्टियों को भिगो दो। सुनो, यूं ही पानी मत फेंक देना, स्टूल पर खड़े होकर अच्छी तरह भिगो देना। मेरी ओर देखकर वे बोली, जिस काम के लिए कहूँ कतरा जाता है। इसे पढ़ाने के लिए जो स्कूल के उस लड़के को 4 रुपए देने के लिए तय किया था, वह आता नहीं क्या? मैंने पूछा। बीशु के गले का बटन लगाते हुए श्रीमती जी बोली, खामखा पढ़े भी कोई? यह पढ़ता ही नहीं, पढ़ चुका है। बस खाने की हाय हाय लगी रहती है। कोई चीज संभाल कर रखना मुश्किल हो गया है। हरीश कमरे में तो दाखिल हुआ, लेकिन दरवाजे से झांक कर चक्कर जरूर काट गया। वह संदेह भरी नजरों से कुछ ढूंढ रहा था। फल की टोकरी से कुछ लीचियां निकालकर श्रीमती जी ने बीशु के हाथ में दे दी। उसी समय हरीश की ललचाई हुई आंखें बीशु के हाथों की ओर ताकती हुई दिखाई दी। श्रीमती जी खींच गईं। हर दम बच्चे के खाने की ओर आंख उठाए रहता है, जाने कैसा भुक्कड़ है। इन लोगों को कितना ही खिलाओ समझाओ, इनकी भूख तो बढ़ती ही जाती है। ले इधर आ। 2 लीचियां उसके हाथ में देकर बोली, जा बाहर खेल, क्या मुसीबत है। उसी शाम को एक और मुसीबत आ गई।
जो कपड़े हरीश ने सुबह सूखने के लिए डाले थे वे हवा में उड़ गए। श्रीमती जी ने भन्ना कर कहा, तुम ही बताओ, अब मैं इसका क्या करूं? वही बात हुई ना कि कुत्ते का गू न लीपने का न थापने का। अच्छी बला गले पड़ गई। समझाने से समझता भी तो नहीं। इसकी सोहबत में बीशू ही क्या सीखेगा? कोई भला आदमी आए सिर पर आकर सवार होता है। स्कूल भिजवाया तो वहाँ पढ़ता नहीं, लड़कों से लड़ता है। अपने आगे किसी को कुछ समझता थोड़ी ही है। तुमने उसे लाट साहब बना दिया है। कम जात कहीं अपनी आदत से थोड़े ही जाता है। आखिर में क्या उत्तर देता, बात को टाल गया। फिर दूसरे समय श्रीमती जी ने बीशू को उठाकर गोद में दे दिया। वो देखना चाहती थी कि बीशू मेरी गोद में बैठने से कैसा जान पड़ता है। उस समय हरीश भी दौड़ कर आया और बिल्कुल सट कर खड़ा हो गया। पोस का यूं बिगड़ जाना श्रीमती जी को बिल्कुल ना भाया। सुनाकर बोली, बंदर को मुंह लगाने से वह नोचेगा ही तो। इन लोगों के साथ जितनी भलाई करो उतना ही सिर पर आते हैं। यह कोई आदमी थोड़े ही है। कह नहीं सकता हरीश कितना समझा और कितना नहीं, पर इतना वह जरूर समझा था कि बात उसी के बारे में थी और उसके प्रति आदर की नहीं थी। इतना तो पालतू कुत्ता भी समझ जाता है। गले का स्वर ही यह प्रकट कर देता है। हरीश कतरा कर चला गया और मुंडेर पर टोढ़ी रखकर गली में झांकने लगा। कोई ऐसा ढंग सोचने लगा कि अपनी बात भी कह सकूं और श्रीमती जी को भी विरोध जान ना पड़े। कहा, जानवर को आदमी बनाना बहुत कठिन है। उसे पुचकार कर बुलाने में बुरा नहीं मालूम होता, क्योंकि उसमें दया करने का संतोष होता है। परंतु जब जानवर स्वयं ही पंजे गोद में रखकर मुंह चाटने का यत्न करने लगता है तो अपना अपमान जान पड़ता है। आवाज गर्म कर श्रीमती जी बोली, तो मैं कब कहती हूँ? उन्हें बात पूरी ना करने देता तो जाने कितना लंबा बयान और जिरह सुननी पड़ती। इसलिए झट से बात काट कर बोला, ओहो, तुम्हारी बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यह सरकार और मजदूर के झगड़े की। मन में भर गए क्रोध को एक लंबी फुफकार में छोड़ उन्होंने जानना चाहा, मैं बहाना तो नहीं कर गया। इसलिए पूछा, सो कैसे? मैंने उत्तर दिया, यही सरकार मजदूरों की भलाई के लिए कानून पास करती है और जब मजदूरों का हौसला बढ़ जाता है वे खुद ही अधिकार मांगने लगते हैं। तब सरकार को उनका आंदोलन दबाने की जरूरत महसूस होने लगती है। श्रीमती जी को विश्वास हो गया कि किसी भी प्रकार का विरोध मैं उनके व्यवहार के प्रति नहीं कर रहा। वह बोली, तभी तो कहते हैं कुत्ते की पूंछ 12 बरस नली में रखो पर सीधी नहीं हुई। हाँ, उस रोज जो लाला 60 रुपए की धमकी दे रहा था बनिया ही ठहरा। कहीं सूद भी गिनने लगे तो जाने रकम कहाँ तक पहुँचे। इस झगड़े में पड़ने से लाभ? श्रीमती जी का मतलब तो समझ गया, परंतु समझकर आगे उत्तर देना ही कठिन था। इसलिए उनकी तरफ विस्मय से देखकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं, श्रीमती जी झुंझला उठी। उन्हें झल्लाहट थी मेरी कम समझी पर और कुछ झेप भी थी जानवर को मनुष्य बना देने के असफल अभिमान पर। मैं जानता हूँ कि बात दब गई, टली नहीं। कल फिर यह प्रश्न उठेगा, परंतु किया क्या जाए? कुत्ते की पूंछ एक दफे काट लेने पर उसे फिर से उसकी जगह लगा देना कैसे संभव हो सकता है? और मनुष्य का चस्का एक दफे लग जाने पर किसी को जानवर बनाए रखना भी तो संभव नहीं है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे यशपाल की कहानी कुत्ते की पूंछ। आप सबको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और हाँ, आप सबसे एक अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।